दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर all the quantities in term of which laws of physics are described and whose measurement is necessary is called physical quantities। अब इसको अगर हम किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हो किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से कोई सामान लेकर आते हो तो वो सामान आपने कितना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपने 2 kg लिया है, 5 kg लिया है, तो kg आपका मेजरमेंट का ही एक रूल होगा। यानी कि आप जब किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है एंड आप उसे फिजिक्स के किसी भी लॉज को मेजर कर सकते हैं या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहने का मतलब है फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करना और किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना ही आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नाउ वी आर डिस्कस नेक्स्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स and second is derived units. Now question arise, what do you mean by fundamental quantities? अब हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर होती क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं आपकी वो यूनिट्स जो बेसिक होती हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान देना है, फंडामेंटल यूनिट्स आपकी बेसिक यूनिट्स होती हैं, यानी कि जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन को किस तरह से बता पाएंगे? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, time and length is called fundamental units. For example, जो मास की यूनिट होती है आपकी वो होती है kg। आपकी जो लेंथ की यूनिट होती है वो होती है मीटर। टाइम की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकंड। ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आप इनको आगे कहीं भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेंथ है तो वो आपकी हमेशा मीटर में ही होगी, अगर मास है तो केजी में होगी, ग्राम में होगी, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही आपकी जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, जो डिपेंड होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ पे ले लिया वेलोसिटी, वी टेक हियर वेलोसिटी, तो what do you mean by velocity? Displacement upon time. Displacement by time. हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, वो मीटर होगी। टाइम की हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या आपने ये चीज ध्यान में दिया कि मीटर जो है हमारी वो तो हमारी फंडामेंटल यूनिट में यूज होती है। हमारा जो सेकंड है यहाँ पे वो भी हमारा कहाँ पे यूज हो रही है, फंडामेंटल में। यानी कि ड्राइव्ड यूनिट आपके टोटली किस पे बेस्ड होती है, फंडामेंटल यूनिट्स में। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो खुद पे डिपेंड करती हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। सेम एज ड्राइव्ड, अगर आप बात करोगे ड्राइव्ड में, तो ड्राइव्ड टोटली डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितने भी नेक्स्ट टर्म्स निकालोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे एक और टर्म निकाल के दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारी होती है स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस अगेन हमारी लेंथ होती है, लेंथ बाय टाइम, और हमारी जो लेंथ होती है उसकी यूनिट क्या होती है यहाँ पे, मीटर, और टाइम की क्या होती है हमारी, सेकंड। तो अगेन हमारी जो यूनिट्स आई हैं वो
आई हैं जो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। कहने का मतलब हमारी ड्राइव्ड यूनिट हमेशा किस पे बेस्ड होती है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में। आप चाहे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी केजी। एक्सेलरेशन की क्या होगी? एक्सेलरेशन की होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारा केजी आया है वो हमारा क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। हमारा जो यहाँ पे हमने यहाँ पे मीटर लिया है, हमारी जो लेंथ की यूनिट ली है वो भी क्या है, हमारी फंडामेंटल है। सेकंड भी हमारी क्या है, फंडामेंटल है। यानी कि आप जितनी भी यूनिट्स को ड्राइव करोगे वो टोटली डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स अपनी खुद में एक आइडेंटिटी रखती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं, जिनके हम सिंबल्स भी देखेंगे, यूनिट्स भी देखेंगे और उसके बाद हम इसके डायमेंशन भी शो करेंगे। देखिए अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट, हमारा फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। हम एक एक करके उन सभी यूनिट्स के बारे में देखेंगे, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे और उनके सिंबल यूज्ड देखेंगे। यानी कि सिंबल जो होते हैं वो कैसे कैसे आपको लिखने हैं, किस टाइप से उसको शो करेंगे वो देखेंगे। आइए चलिए करते हैं। हमारी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी होती है दैट इज मास। मास इसका जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है हमारा किलोग्राम। किलोग्राम और इसकी जो हमारी यूनिट होती है दैट इज केजी। Our second basic physical quantity is length. आपकी इसकी लेंथ होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर एंड सिंबल इज स्मॉल n. Our next is time and fundamental unit is second and symbol is second. Our next basic physical quantity is temperature and fundamental unit is Kelvin and symbol use is कैपिटल के। ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे वो होगा हमारा कैपिटल के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए। आप सिंबल्स पे पूरा ध्यान देंगे क्योंकि सिंबल्स जो हैं काफी में आपके स्मॉल लेटर्स होंगे और काफी में आपके कैपिटल लेटर्स होंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका कैपिटल लेटर किस में है और स्मॉल लेटर किस में है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस intensity and its fundamental is candela and unit is CD. आपकी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका सिंबल क्या होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो आपको पता होना चाहिए सिंबल इसका CD होगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर and its fundamental unit is mole and its symbol is MOL। आपको ध्यान देना है इन सभी बेसिक यूनिट्स का सिंबल क्या है, क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी आपके ड्राइव यूनिट्स होंगे वो टोटली किस पे बेस्ड होगी, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स में। देखिए आपको ये बिल्कुल मैं नोट्स यहीं पे लिखवा रही हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे मैं एक एक चीज बता भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। देखिए मास के बारे में आपको पता ही है, आप जब किसी भी क्वांटिटी का वेट मेजर करते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका मास, और उसका आप किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम या फिर ग्राम में।
फिर उसके बाद आपकी आती है लेंथ। अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो आपका किससे रिलेट करती है, आपकी लेंथ के साथ। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम आपको पता है, जो आपकी वॉच आपको शो करती है वो आपका टाइम होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, आपकी सेकंड। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो चाहे आपकी फ्रिज में रखी हुई किसी चीज का हो, आपकी बॉडी का हो, या फिर हमारे एनवायरमेंट का हो, किसी भी चीज का हो, टेम्परेचर को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम केल्विन में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें लाइट मिलती है, जिससे हमारे अप्लायंसेस हम यूज कर सकते हैं, हमारे फोन को चार्ज कर सकते हैं, फैन को ऑन कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी एक बेसिक क्वांटिटी होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ड्राइव्ड यूनिट हमारी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी फंडामेंटल यूनिट पे। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ये स्पेस की एक क्वांटिटी होती है जो कि आपकी लाइट से रिलेट करती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जो सनलाइट होती है वो आपकी जो अर्थ पे आती है उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, वही आपकी क्या होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आपकी जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानने वाला। देखिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर जो होता है क्या होता है, मैटर होता है आपके चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स देखूं, आप उनका वेट नहीं कर सकते, हम उनका वेट नहीं कर सकते तो हम उनका मास नहीं देख सकते, तो हम उसको किस में ले सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर में। अब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है वो आपका किससे रिलेट करता है, वो आपकी यूनिट में रिलेट करता है, मोल में। अब फॉर एग्जाम्पल, कि आपको कुछ भी चीज चाहिए होती है, तो अगर आप केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे तो आप उससे ये जाके नहीं कहेंगे कि भाई मुझे 2 kg हाइड्रोजन देना, हम उससे जाके कहेंगे मुझे इतना मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो आप जब भी किसी चीज का वो वेट कराने जाते हैं किसी केमिस्ट के पास, तो वो आपको केजी में नहीं देगा, वो आपको किस में देगा, हमेशा मोल में देगा। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा जानना। तो ये आपकी 7 क्या है, ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको आप बता सकते हैं, या फिर हम कहें कि आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट हमारी कौन सी यूनिट थी, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, टाइम, लेंथ एंड आपका जो मास है उसकी जो यूनिट्स होती है वही आपकी क्या होती है, फंडामेंटल। फंडामेंटल आपकी कितने टाइप्स की होंगी, 7 टाइप्स की होंगी। 7 टाइप्स की मैं आपको यहाँ पे करा चुकी हूँ। आपकी जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है, वो यूनिट्स जो किस पे डिपेंड करती है, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी एंड एक्सेट्रा। मैं आपको जब डायमेंशंस कराऊंगी तो ड्राइव यूनिट का और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, कौन सी आपकी ड्राइव यूनिट है और कौन सी आपकी बेसिक है। बेसिक तो आपके सामने है ही। जब आप नेक्स्ट कोई भी टॉपिक करेंगे जो कि सबसे ज्यादा असेंशियल होता है फिजिक्स में, तो आप जब डायमेंशन करेंगे तो आप इन तीनों का यूज करेंगे हमेशा, क्योंकि मास, लेंथ एंड टाइम ये आपकी बेसिक भी है, और डेली लाइफ में आप जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो आपकी कौन सी होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर आप कहीं पे कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आप किस में मेजर कराते हैं, मास में। कितनी दूर से सामान लेने जा रहे हैं वो आपकी लेंथ को बताता है। कितनी देर में आप सामान लेके आए हैं, आपको जाने में कितना टाइम लगा, खरीदने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा, वो आपका किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में। दैट्स मीन आप जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बेसिक ही तो है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम जो नॉर्मली यूज करेंगे वो कौन कौन सा करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। अब जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट करेंगे हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आइए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इस टॉपिक में हम सीखेंगे यूनिट्स के सिस्टम्स के बारे में। देखिए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है किसी भी बहुत सारी चीजों का अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं वो एक सिस्टम बना लेता है। तो हम यहाँ पे यूनिट्स का सिस्टम बनाएंगे। अब हमारे पास जो यूनिट्स थी वो कितने टाइप की थी, 2 टाइप्स की, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट।
तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट मतलब बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। देखिए मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट मतलब सभी यूनिट्स जो हैं उनका कंप्लीट सेट होगा, बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, जिसमें आपकी फंडामेंटल भी होंगी और आपकी ड्राइव्ड भी होंगी। फंडामेंटल कितनी थी हमारी? 7 यूनिट्स, और ड्राइव्ड कौन थी? जो हमारी फंडामेंटल पे टोटली क्या कर रही थी? डिपेंड कर रही थी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगी। कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी तक फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट में डिफरेंस ही समझ में नहीं आया होगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए फंडामेंटल यूनिट, सोच लीजिए हमारे किचन में जो बेसन रखा हुआ होता है, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास बेसन रखा हुआ है, तो बेसन को मैं एक फंडामेंटल यूनिट की तरह लूंगी। अब बेसन है, बेसन को हम फर्दर तो डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज में, लेकिन अब देखिए मैं बेसन का क्या क्या बना सकते हैं हम लोग। हम बेसन के ब्रेड पकोड़े बना सकते हैं, हम बेसन के पकोड़े बना सकते हैं, हम बेसन के चीले बना सकते हैं। देखिए हमने कितनी सारी चीजें बना ली, किसकी वजह से? सिर्फ बेसन की वजह से। यानी कि ये सारी चीजें बनाने के लिए, ब्रेड पकोड़ा इन चीले बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमारे लिए नेसेसरी जो चीज थी वो थी हमारी बेसन। यानी कि बेसन खुद में ही एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम उसको किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमारी बेसिक चीज है, यानी कि हमारी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। और हमारी जो हमने बेसन से बनाई है वो चीजें हमारी हो जाएंगी ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि वो किससे बनी हुई है? फंडामेंटल यूनिट से। आई होप आपको इस एग्जांपल से फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो कंप्लीट सेट होगा यूनिट का, वही हमारा क्या होगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि उसमें दोनों चीजें होंगी, आपकी फंडामेंटल भी होगी, आपकी ड्राइव्ड यूनिट भी होगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है each system is named in term of fundamental units, यानी कि जितने भी सिस्टम का हम नाम लेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे देखो 3 सिस्टम का नाम लिखा है, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। इनका जो मैंने नाम लिखा है वो किसके ऊपर रखा है? वो रखा है फंडामेंटल यूनिट्स पे, ऑन विच इट इज बेस्ड, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए हमारी जो फर्स्ट सिस्टम है वो है हमारा FPS। अब ये जो हमारा FPS है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो फंडामेंटल का एक शॉर्ट फॉर्म है। देखिए आपको अभी समझ में आएगा। विच इज यूज ए फुट फॉर लेंथ, यानी कि कहने का मतलब जो आप यहाँ पे F देख रहे हैं वो आपका किसके लिए यूज हो रहा है? फुट के लिए। और फुट क्या होता है? फुट होता है लेंथ को मेजर करने की यूनिट, यानी कि F का मतलब क्या आया? आपका फुट, और फुट किसको मेजर करता है? लेंथ को। तो अभी तो हमने कहा कि इनका जो नाम रखा गया है FPS, वो किसके ऊपर रखा गया है? फंडामेंटल पे। और फंडामेंटल आपका लेंथ पे ही तो होता है, आपकी जो लेंथ होती है वो फंडामेंटल यूनिट ही तो होती है। नेक्स्ट आपका क्या है? पाउंड। तो आपका जो पाउंड है, पाउंड फॉर मास, आपको पता है ना कि आपका पाउंड जो होता है ये इतने पाउंड का है, ये 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है। जैसे कि आप केक लेने जाते हो तो वहां पे आपको केजी नहीं बोलते, नॉर्मली ये बोलते हैं ये 1 पाउंड का है, ये हाफ पाउंड का है। तो आपका जो पाउंड होता है वो किसको मेजर करता है? आपके मास को। नेक्स्ट आपका क्या है? S स्टैंड फॉर सेकेंड, फॉर टाइम, यानी कि आपको जो टाइम का मेजरमेंट कराता है वो कौन कराता है? सेकेंड कराता है। तो जो आपका FPS सिस्टम है वो एक फंडामेंटल यूनिट पे ही डिपेंड कर रहा है। इनका जो नाम रखा गया है वो फंडामेंटल पे ही रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप अलग अलग चीजें ले रहे हो। पहले आप मास के लिए क्या यूज कर रहे थे? केजी, किलोग्राम। लेंथ के लिए क्या ले रहे थे? मीटर। टाइम के लिए तो आपका सेकेंड ही था। यानी इनका जो नाम रखा गया है, इस सिस्टम का जो नाम रखा गया है वो आपकी फंडामेंटल पे ही नाम रखा गया है, बस उनका नाम चेंज कर दिया है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा CGS। तो हमारा जो CGS है उसका नाम भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही रखा गया है। फॉर एग्जांपल C जो होता है आपका, C क्या होता है आपका? देखिए C होता है आपका सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर किसके लिए यूज करते हो आप? लेंथ के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्राम।
अब आप बताइए ग्राम किसके लिए यूज होता है आपके? मास के लिए। नेक्स्ट है आपका एस यानी कि हमारा सेकंड, और सेकंड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सेकंड हम यूज करते हैं टाइम के लिए। तो आप अब खुद सोच के देखिए कि ये जो हमने यूज किया है, अब भी तो हमने लेंथ टाइम एंड मास के लिए किया है, यहाँ पे भी तो हमने लेंथ मास एंड टाइम के लिए किया है। यानी कि हमें ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इनका जो नाम रखा गया है वो फंडामेंटल यूनिट्स पे ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MKS। अब जो आपका MKS होता है, आपका M क्या होता है? M होता है आपका मीटर, और मीटर किसके लिए यूज होता है आपका? लेंथ के लिए। नेक्स्ट है आपका K, और K किसके लिए होता है आपका? किलोग्राम, और किलोग्राम किसका होता है? मास का। नेक्स्ट इज आवर सेकंड, और सेकंड का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, सेकंड किसके लिए होता है आपका? टाइम के लिए। दैट्स मीन ये तीनों के तीनों ही आपके किसके बारे में बता रहे हैं? आपके फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। और फंडामेंटल जो यूनिट है आपकी वो तो हम देख ही चुके हैं, वो कौन कौन सी होती है आपकी? मैंने आपको तब भी बताया था कि आपकी लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों आपकी बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी हर चीजों में यूज होंगी। यानी कि आपने देखा हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट कैसे? FPS का है, वो अलग तरीके से ले रखा है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? यूज किसके लिए हो रहा है? लेंथ, मास, टाइम के लिए। आपका जो CGS है वो भी किसके लिए यूज हो रहा है? लेंथ, मास एंड टाइम के लिए। आपने देखा MKS भी किसके लिए हो रहा है? लेंथ, मास और टाइम के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे फुट क्यों यूज किया गया, यहाँ पे CGS क्यों यूज किया गया, यहाँ पे MKS क्यों यूज किया गया। देखिए होता क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज पता होगी, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ऐसे ही अदर कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन है। हम कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे मंगवाते रहते हैं, अपने यहाँ से चीजें भेजते रहते हैं। तो आप अगर सोच के देखें कि अगर मान लीजिए कि हम अपनी चीजों को किलोग्राम में मेजर करके उनके पास भेज रहे हैं, लेकिन वो हमें ग्राम में भेज रहे हैं, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ हमारा, क्योंकि किलोग्राम में चीज ज्यादा आती है, ग्राम में चीजें कम आती हैं, तो नुकसान हमारा हो रहा है। हम तो केजी में भेज रहे हैं, हमें कितनी मिल रही है? ग्राम में, तो बहुत कम चीजें मिल रही हैं। तो सब कंट्रीज की अपनी खुद की ही एक सिस्टम होता है। जैसे कि आपका FPS है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का है, वो अपना FPS यूज करते हैं। यानी कि अगर उनको लेंथ मेजर करनी है तो वो किस में करते हैं? फुट में। अगर उनको मास मेजर करना है तो किस में करते हैं? पाउंड में। अगर उनको टाइम मेजर करना है तो किस में करते हैं? सेकंड में। ऐसे ही हमारी एक कंट्री किसी और कंट्री का क्या होता है? CGS, किसी और का क्या होता है? MKS। अब ये जो प्रॉब्लम एराइज हुई ना हमारी कि कोई किसी में मेजर कर रहा है, कोई कंट्री किसी में मेजर हो रही है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमारा एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल शुरू किया गया, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी जाके अगर अपना कोई भी सामान बेचते हो या खरीदते हो तो आपको हमेशा SI यूनिट में खरीदना है। अब ये SI यूनिट में कैसे होगा वो समझिए। देखिए बहुत इजी है और बहुत आसान है, आपके अभी समझ में आ जाएगा कि आखिर में SI यूनिट होती क्या है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि SI यूनिट होती क्या है और क्यों यूज करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। SI यूनिट को क्यों बनाई गई थी आपकी, क्योंकि हम अगर किसी देश को किलोग्राम में बेच रहे हैं और वो हमें ग्राम में बेच रहे हैं तो ये हमारा नुकसान था। ऐसे ही अगर मान लो हम ग्राम में दे रहे हैं, वो किलोग्राम में दे रहे हैं, तो उनका नुकसान है। तो इसी नुकसान को बचाने के लिए, हर देश को बराबर बनाने के लिए, कंट्री को एकदम इक्वालिटी देने के लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? SI सिस्टम। ये बहुत आसान था। तो इस SI सिस्टम बनाने के लिए इन तीनों चीजों का, लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों को एक ऐसी यूनिट दी गई जो सभी कंट्री के लिए सेम थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो वो रखी गई मीटर, कि हमेशा आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर लेना देना करेंगे तो हमेशा किस में करेंगे? मीटर में। अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो मास आपका किस में होगा? आपका किलोग्राम में। देखिए मीटर क्यों लेते हैं?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं से कोई चीज मंगाते हैं तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्विगी एंड जोमेटो से कुछ जरूर ऑर्डर करते होंगे, जितनी आपकी लेंथ बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती है रेस्टोरेंट से, उतना ही आपका डिलीवरी चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही जब आप कोई किसी कंट्री में अपना सामान भेजते हैं, हम जब अपना सामान भेजते हैं, हमारी कंट्री से कोई सामान जाता है तो डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस से जा रहा है, तो हम हमेशा किससे मेजर करते हैं उसको, मीटर से। अगर कोई सामान हम ले रहे हैं तो किससे करेंगे मेजर, किलोग्राम से। अगेन हमारा जो टाइम होता है वो तो हमेशा क्या करता है, सेकंड ही रहता है। जितने भी आपके सिस्टम होंगे उसमें आपका टाइम की यूनिट हमेशा क्या होगी, सेकंड। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो यहाँ पे सिस्टम निकल के आया है, ये सिस्टम हमारा क्या है, MKS सिस्टम। देखिए MKS सिस्टम, MKS में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आपका M से मीटर, K से किलोग्राम और S से आपका क्या होगा, सेकंड। यानी कि कहने का मतलब ये है SI सिस्टम आपका क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि आपके MKS को ही क्या बनाया गया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इससे आपका ये फायदा हुआ था कि जब भी किसी कंट्री में लेना देना होगा तो हमेशा उसमें किसी का ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, वो दोनों ही कंट्री के लिए आपका बेस्ट होगा। तो आपकी MKS को ही किसका नाम दिया गया, SI सिस्टम का, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आई होप आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा जो हमेशा का होता है, हम एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, ताकि आपको ये याद रहे कि हमने यहाँ पे किया क्या है। टॉपिक क्या था आपका, टॉपिक था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने इसमें क्या कहा था कि आपका जो कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, वो ही आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। और आपका जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उनके जितने भी नाम होंगे वो उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रखे जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स पे रखे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 सिस्टम्स होते हैं, यानी कि आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज FPS, सेकेंड इज CGS एंड थर्ड इज MKS। आपका जो FPS होगा उसमें F होगा आपका फुट, P होगा आपका पाउंड, S होगा आपका सेकेंड जो आपका CGS है उसमें C क्या होगा, सेंटीमीटर, G क्या होगा आपका ग्राम, S क्या होगा आपका सेकेंड। MKS में क्या होगा, M आपका मीटर होगा, K आपका किलोग्राम होगा, S आपका सेकेंड होगा। तो ये आपके 3 सिस्टम थे, 3 सिस्टम अलग अलग थे, हर कंट्री अपना अलग अलग सिस्टम चला रही थी। तो उसको एक बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक हमारी यूनिट रखी गई, जिसका नाम रखा गया SI यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हमारा किसकी हेल्प से बनाया गया था, MKS की हेल्प से। MKS मतलब आपकी लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड, और हमारा क्या निकल के आ गया, SI यूनिट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा डायमेंशन एंड मेजरमेंट। आइए अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा डायमेंशनल एनालिसिस की ही एक चैप्टर का टॉपिक है। देखिए ये जो हम सीखने वाले हैं ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपके फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स के बाद आप जो अब सीखने वाले हैं वो होगा हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आप देखेंगे इस डायमेंशन में आपका जो जितने भी चीजें होंगी, जितने भी क्वांटिटी होंगी, वो कहीं ना कहीं आपका मास, लेंथ एंड टाइम के ही अराउंड घूमती हुई नजर आएंगी। तो उसको करने से पहले आपको फंडामेंटल यूनिट्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डायमेंशंस। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, यानी कि आपका जो रिलेशन होगा डायमेंशन का वो टोटली किसके साथ होगा, लेंथ, टाइम एंड आपका मास। तभी मैंने आपसे कहा कि आपका ये जो डायमेंशन होगा वो हमेशा किसके अराउंड होगा, लेंथ, मास एंड टाइम के। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये डायमेंशन है एग्जैक्टली वो एक तरह का फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ्स में आपके फॉर्मूले होते हैं, सेम एज आपके डायमेंशन के फॉर्मूलेज होते हैं। तो फॉर्मूला लिखने का अपना एक तरीका होता है, तो वो तरीका आपको सबसे पहले डायमेंशन करने से पहले सीखना होगा। तो डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होता है वो समझिए। आपने अभी अभी देखा यहाँ पे डेफिनेशन में, डायमेंशन आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, यानी कि आपका मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L एंड आपके टाइम
टाइम का कैपिटल L, आपका ये यूज होगा। अगर कहीं पे भी मास आएगा तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, कैपिटल M। अगर आपका कहीं पे भी आपका लेंथ आएगा तो लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे, हमेशा कैपिटल L, एंड टाइम के लिए कैपिटल T। अब ये तो हो गया आपका जो मास, लेंथ एंड टाइम के लिए था। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा यूज करना है आपका क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं इसको इस तरह से शो करूं, दैट इज रॉन्ग, ये आपका गलत है, तो हमेशा आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, आपका क्लोज ब्रैकेट। अगेन आप इसमें शो करेंगे इसकी पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी लिखा हुआ होता है मास स्क्वायर, तो आप हमेशा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, 2, यानी कि आपको पावर शो करना है। कहीं पे अगर नहीं है, कुछ भी मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप उसके लिए क्या शो करेंगे, 0, 1 नहीं लगाएंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट किसके लिए होता है, आपका लेंथ से शो करते हैं, मैंने बताया था। आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है, t। तो देखिए इसको आपको कैसे शो करना है। अब आपका ये L है, L को आप ऐसे ही लिख दीजिए, लिख दिया। टाइम है वो नीचे है, तो वो आपको ऊपर लेके जाना है, और हमें पता है जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है, आपका माइनस का। तो ये तो हो गई आपकी क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट लिखिए, M L T, ये लिख दिया मैंने। अब जरा ये देखिए, कहीं पे M है क्या, नहीं है, तो M नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0। कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्वांटिटी नहीं है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप उसके लिए क्या लगा देंगे, 0। फिर उसके बाद आपका L कितना है, 1, तो आप क्या लगाएंगे, 1, या तो 1 लगा दो या ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद T क्या है आपका, -1। ये कंपल्सरी है, अगर किसी क्वांटिटी पे माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, शो करेंगे। आप, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन कैसे करने हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको एक चीज पता है कि मास क्या होता है, मास होता है हमारा मास सिंपल m, क्योंकि हमें m की टर्म में लेना है, मास की टर्म में। फिर उसके बाद आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या है आपका, L t-1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका टाइम। मैंने क्या बताया था, अगर कोई क्वांटिटी नीचे हो तो कहां चली जाती है, ऊपर। तो m तो आपका था ही, L भी था, ये कितना हो जाएगा आपका -2। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट M1 L1 t-2, ये हो गया आपका डायमेंशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें डायमेंशन निकालने कैसे हैं और शो कैसे करने हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होगा वो कैसे होगा, वो आपकी समझ में आ गया होगा। आज जो हमें नेक्स्ट करना है वो हमारी कुछ क्वांटिटीज होंगी, हमारे कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिनको हम ड्राइव करके उनके फॉर्मूलाज निकालेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके नेक्स्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। चलिए आइए करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, चलिए आइए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला असेंशियल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। अब मैं आपको जरा ये बता दूं ये इम्पल्स होता क्या है। जब आप किसी भी चीज पे कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक जो बॉलर होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आपने देखा होगा, जब एक जो क्रिकेटर होता है वो आपका बॉल को कैच करता है तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। वो क्यों लेके जाता है, ताकि उसका टाइम ज्यादा लगे, उसके हाथ पे बॉल एकदम से आके ना गिरे और उसके चोट ना लगे। तो आपका फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, आपका इम्पल्स। अब आपको पता है फोर्स, मैंने अभी अभी आपको एक बात कही थी कि आप फोर्स का डायमेंशन डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आपका फोर्स का डायमेंशन क्या था, M1 L1 t-2, और आपका यहाँ पे टाइम है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका t। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा, M1 L1 t-1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है आपकी पॉजिटिव होगी, टाइम में आपकी पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका -1। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्क। अब इसका भी आपको क्या याद करना है, आपका फॉर्मूला।
वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब आप किसी भी चीज पे, किसी भी क्वांटिटी पे फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेस हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ पे चौक रखा और मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो ये अपनी जो इसकी पोजीशन है वो चेंज करके डिस्प्लेस हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वर्क। अगेन आपको किसका यूज करना है, फोर्स के आपके डायमेंशन का, m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ। तो आपका जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशन क्या होगा, m1 L2 t-2। मैंने यहाँ L2 क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक L है और यहाँ पे भी एक L है। टोटल कितना हो जाएगा आपका L2। आई होप आपके बहुत अच्छे से वर्क का फॉर्मूला याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर होता है आपका वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क का तो अभी अभी आपने निकाला, ये क्या है, m1 L2 t-2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा t। तो आपका जो पावर है उसका फॉर्मूला देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2, और आपका ये t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा t-3। या आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। आपकी जो पावर का जो डायमेंशन है 1 2 3, और लास्ट में आपका 3 क्या हो जाएगा, माइनस का। नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका mr²। जो r होता है ये आपका रेडियस ऑफ गिरेशन होता है। जो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस एक्चुअल में है क्या, एक लेंथ ही तो है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ml²। तो आपका क्या हो जाएगा mlt, m1 L2 और t क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका किसके लिए हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। आई होप आपके ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एनर्जी। जो आपकी एनर्जी होती है वो एक्चुअल में आपका वर्क ही होती है, यानी कि काम को करने की क्षमता। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो आपका जो डायमेंशन होगा एनर्जी का, वो ही होगा जो आपका किसका था, वर्क डन का था। और वर्क डन का क्या था आपका, वर्क डन का था m1 L2 t-2। दैट इज सो इजी। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स बाय लेंथ, यानी कि आप किसी लेंथ पे जो फोर्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इसी पे, ये जो हमारी लेंथ है, मैंने इसी के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो क्या होगी आपकी सॉरी सरफेस टेंशन। ये जो नॉर्मली सरफेस टेंशन होती है, ये आपके लिक्विड के लिए होती है। जब आपके पास कोई गिलास में पानी है, तो उसकी सरफेस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, जो कि एनवायरमेंटल एयर का होता है, जो एनवायरमेंट में एयर होती है वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, यानी कि फोर्स बाय लेंथ आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन। अगेन आपका फोर्स आ गया, और फोर्स का क्या था, m1 L1 t-2, और लेंथ के लिए क्या लगाते हैं हम, L। L से L आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका डायमेंशन क्या होगा, m1 L0 t-2। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस और प्रेशर सेम होता है, स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ आर सेम, तो दोनों का आपका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स आपका क्या होता है, m1 L1 t-2, एरिया क्या होता है L²। आपकी L की पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, m1 L-1 t-2। तो आपका ये किसके लिए डायमेंशन आ जाएगा, आपके स्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन। मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका थोड़ा ऊपर करके इरेज करके लिख देती हूँ आपके स्ट्रेन का। देखिए स्ट्रेन का क्या होगा, हमारी जो लास्ट क्वांटिटी बच गई है वो बच गई हमारी स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए इसका मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे एक रबड़ बैंड है, मैंने उस रबड़ बैंड को अपने हाथ में लिया और उसको मेजर किया। मान लीजिए कि वो 3 सेंटीमीटर का था, मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंजमेंट। अब वो 3 से क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले वो कितना था, पहले वो 3 था,
अब उसकी डायमेंशन में चेंज आ गया, वो कितने का हो गया 6 सेंटीमीटर का। यानी कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा के स्ट्रेच करके या फिर उस पर कंप्रेस करके फोर्स लगा के उसके डायमेंशन को चेंज करते हैं तो वही आपका क्या होता है स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप सोच के देखिए, जब मैंने उस रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया था तो उसकी लेंथ में चेंज आया, और वो नॉर्मल था तो उसकी लेंथ के बारे में देख रहे थे, यानी कि चेंज इन डायमेंशन भी आपकी लेंथ पे हो रहा है और ओरिजिनल में भी उसकी लेंथ लेंथी थी, तो लेंथ से लेंथ आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल। दैट्स मीन स्ट्रेन हैव नो डायमेंशन, m0 l0 t0। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं डिफेंस का तो आप देखेंगे आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है आपको 4 ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो किसका है हमारा स्ट्रेन का। स्ट्रेन है नो डायमेंशन, यानी कि आपका लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो जाएगा और आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपकी 3 क्वांटिटीज जो आपकी बेसिक क्वांटिटी है मास लेंथ एंड टाइम, वो स्ट्रेन के लिए क्या हो जाती है आपकी 0। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो स्टार्ट किया था हमारा मेजरमेंट से, फिजिकल क्वांटिटी से और हमारे डायमेंशन तक का, वो मैंने बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। आई होप आपके समझ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।